ओके, स्टार्ट द लेक्चर। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के एक नए लेक्चर सीरीज में, जो कि पार्ट है वेव मोशन का। ठीक है, तो वेव मोशन का आज हम एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वेव मोशन की फर्स्ट लेक्चर सीरीज में, जिसमें हमने 12 लेक्चर कवर किए हैं, उस लेक्चर सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि वेव का इक्वेशन क्या है, इंटरफेरेंस क्या होता है और सुपरपोजिशन क्या है। मेनली ये चीजें पढ़ी थी। और वेव इक्वेशन स्ट्रिंग के लिए, यानी कि स्ट्रिंग में जो वेव हम जनरेट करते हैं उसका इक्वेशन क्या था। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डैश में जाए तो क्या होगा, नेगेटिव में जाए तो क्या होगा, ऑल थिंग्स। ठीक है, वी हैव डिस्कस। अब क्या था कि हमने कहा था, जब सुपर पोजिशन हमने पढ़ा था, तो सुपर पोजिशन मैंने कहा था कि 3 घटनाएं घटित होने वाली है। सुपर पोजिशन में 3 घटनाएं घटित होने वाली थी। मैंने ऐसा बताया था क्या, कि पहली घटना होगी आपकी इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट कि जब भी कोई दो वेव, जैसे एक मैंने लिखा था यहाँ साउंड बॉक्स 1, यहाँ लिखा था साउंड बॉक्स 2, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, दोनों का स्पीड क्या हो, सेम हो, तो यहां से निकलने वाली वेव किसी ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी, ऑब्जर्वर को सुनाई देगी क्योंकि साउंड बॉक्स लगाए हैं। एंड वेव ऑलवेज ट्रेवल अलोंग से लाइन, वो हमारा अजम्पशन था। ये यहां तक पहुंची, ये यहां तक पहुंची, तो दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम, स्पीड सेम और किसी ऑब्जर्वर के पास पहुंचे, तो इस घटना को हम कहते थे इंटरफेरेंस। क्या कहते थे, इंटरफेरेंस कहते थे। लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी और स्पीड का क्या होना जरूरी था, सेम होना जरूरी था। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम है तो इंटरफेरेंस की घटना होगी ही होगी। ठीक है, चलिए अब इंटरफेरेंस की घटना होने के बाद हम क्या करते हैं कि v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अगर v सेम है, f सेम है, तो लेमडा भी क्या होगा, लेमडा भी सेम ही होगा। चलिए, वो बाय चांस उसका तीसरा रिजल्ट था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। चलिए अब क्या था कि यहां से जो वेव निकली है उसका एम्पलीट्यूड a1 है, यहां से जो वेव निकली है उसका एम्पलीट्यूड a2 है। ठीक है, तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड a1 a2 था, यानी कि दो वेव जो इंटरफेरेंस जनरेट करती है उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, और उस तरह की दो वेव अगर आपस में क्या करती है, इंटरफेयर करती है, तो वो क्या है, इंटरफेरेंस की घटना को जनरेट करेगी। ठीक है, चलिए इंटरफेरेंस की ये घटना होने के बाद अगला हमने कहा था कि सुपरपोजिशन में दो घटनाएं और घटित हो सकती है। पहला था बीट्स एंड सेकंड था स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सुपरपोजिशन की वजह से ही 3 इफेक्ट आते हैं। पहला इंटरफेरेंस जो हम पढ़ चुके, दूसरा स्टेशनरी वेव जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और तीसरा बीट्स जो हम साउंड वेव के तीसरी लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखिए कि दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो जो दो घटनाएं, तो उनके वेव के दोनों वेव के मिलने से जो घटना घटित होगी वो क्या है, दैट इज द इंटरफेरेंस। ओके, एंड स्टेशनरी वेव क्या है, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी क्या है, सेम है, और दोनों सेम ही रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब बनेगी स्टेशनरी वेव। तो अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। चलिए स्वागत है आप सभी का, हो जाए शुरू। ये इंट्रोडक्शन था अभी तक, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं कि स्टेशनरी वेव क्या होती है। इसका कहना है कि दो वेव ऐसी लीजिए जिनका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों की वेव का जो एम्पलीट्यूड है ए, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, एंड दोनों जो वेव है एक ही रास्ते पर चलनी चाहिए। जैसे ये रास्ता है तो ये वेव भी इसी पर चले, ये वेव भी इसी पर चले। ठीक है, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक अगर इधर जाए तो एक इधर आनी चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होगा और तब वो मिल जाए, तब उस घटना को हम कहेंगे स्टेशनरी वेव बनने की एक घटना होगी। लेकिन सवाल आता है कि कैसे बनेगी, क्या होगा, वो सारी चर्चा हम करेंगे। चलिए तो स्टार्ट। मान लीजिए कि स्ट्रिंग लिया मैंने, अभी ये अपनी नेचुरल कंडीशन में है, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस मैंने नहीं दिया। ठीक है, फिर दो लोगों को यहाँ खड़ा कर दिया, जाओ क्या करोगे, बैठे बैठे कुछ काम करो, तो दोनों को यहाँ लगा दिया। ठीक है, कहा कि तुम्हें भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, तुम्हें भी एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना है। दोनों का काम क्या था, जस्ट टू स्नैप हिज हैंड एंड क्रिएट अ डिस्टरबेंस एट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, यानी कि ये भी क्या करेगा, एक
डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा एंड ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा दिया, लेट से ऐसा, ठीक है। इसने भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ऐसा इधर से, ठीक है। अब ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है वो v स्पीड से इधर चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो भी चल रहा है v स्पीड से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहाँ पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका फ्रीक्वेंसी मान लिया f है, इसका भी क्या मान लिया, f। अगर फ्रीक्वेंसी f है तो ओमेगा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2πf, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो एम्पलीट्यूड a है, इसका भी एम्पलीट्यूड a है। मूविंग अलोंग द सेम पाथ, तो दोनों वेव जो है एक ही रास्ते पर चल रही है कि नहीं, एक ही रास्ते पर चल रही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब ये वेव जहां मिलेगी तब वो क्या बनेगा, स्टेशनरी वेव की घटना को हम वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन को हमें देखना है कि स्टेशनरी वेव बनने के लिए क्या क्या मैथमेटिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो देखा जाए। इसे मिटा दे रहा हूं। चलिए, पहले ये जो वेव है ये v स्पीड से जा रही है, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इसके लिए हम बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। एक ऐसे वेव का इक्वेशन जो x डायरेक्शन में जाए, पॉजिटिव x डायरेक्शन में v स्पीड से, तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, सही है ना, ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन वी। सबसे स्टार्टिंग याद आया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही, बिल्कुल करेक्ट। तो ये तो वो वेव है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, सही है। चाहे तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का ही इक्वेशन है। कैसे, मैंने बताया था कि दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए, एक माइनस तो एक प्लस। वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, तो ऑन सिंपल पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि पहली वेव, इक्वेशन ऑफ ए वेव, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ए है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख करके मैं इसे यूं ऐसा लिख दे रहा हूं, के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसे लिखने का फायदा यह है कि आगे जो हम एनालिसिस करेंगे स्टेशनरी वेव का, वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं ऐसा लिखें, वैसा लिखते हैं तब भी चलता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आपको कैलकुलेशन वो ज्यादा रखना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं लिया, ठीक है। चलिए, अब इसका बताइए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यस। तो इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्या आ जाएगा, इसे y1 कह देते हैं, है ना, इसे कह देते हैं y2। एम्पलीट्यूड ए सेम ही है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक, के एक्स प्लस ओमेगा टी। इतना हुआ। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। ये वेव इधर जा रही है, ये वेव इधर जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वेशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y2 है। जब ये दो वेव सुपरपोज होगी, यानी कि सुपर इम्पोज होगी, एक दूसरे से मिलेगी, तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो उसका क्या लेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट लेगा। सो नेट डिस्प्लेसमेंट is given according to principle of superposition। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इंडिविजुअल वेव के कारण जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उनको ऐड कर दो। तो y1 के कारण y1 है, पहली वेव के कारण दूसरी वेव के कारण y2 है, और ये नेट आ गया, सही है। y
नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, y2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दे रहा हूं। अरे बहुत आसान है, देखते जाइए बस। y इक्वल टू y1 कितना, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, सही, प्लस y2 आएगा, इसे थोड़ा जगह कम पड़ रही है ना, तो मिटा दो। y1 यानी कि a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ये हो गया y1। दूसरा y2 a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, सही। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, है ना, ये बचाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, ठीक है। अब मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है यहां से कि ऐसा हमने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो ध्यान दीजिए कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब इससे इसको कंपेयर करते हैं, देखिए साइन सी, ये पूरा क्या हो गया, ये सी हो गया, प्लस साइन डी, ये पूरा क्या हो गया, डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए लिखते हैं, ए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूं, y इक्वल टू ए 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ये सी है, प्लस डी के एक्स माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी कट जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा 2 के एक्स डिवाइड बाई 2, सही है ना। अरे देखो ये तो बचेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी सी और ये प्लस का डी डिवाइड बाय कितना 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, 2 के एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच जाएगा साइन के एक्स बच जाएगा, है कि नहीं, 2 साइन के एक्स कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2 यानी कि के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक। के एक्स और के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ माइनस के 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये बचेगा 2a साइन के एक्स कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी। अब हम जानते हैं कि 10th क्लास हमने पढ़ा था बचपन में जब छोटे थे, है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह ये ऐसा है, कॉस ऑफ माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, हमारा फर्क ना पड़ता, कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया अपना नेट डिस्प्लेसमेंट, इसे लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक लिख के हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम एनालिसिस करेंगे, जिससे ग्राफ भी समझेंगे इसका, और ग्राफ से ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली स्टेशनरी वेव का मतलब है क्या। तो स्टेशनरी वेव के लिए कंडीशन पता चल गई कि दो वेव एक ही रास्ते पर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के साथ दौड़े तो वो क्या होगी, स्टेशनरी वेव को बनाएगी। कैसे बनाएगी वो देखते हैं, और क्यों बनाती है, क्यों इसका नाम स्टेशनरी वेव रखा गया है, सारी बात हम करेंगे। तो यहां से एक वेव चली, इसी रास्ते पर एक दूसरी वेव जो इधर आ रही थी, दोनों का स्पीड सेम था, फ्रीक्वेंसी f है, और दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो a है, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, a है। तब हमने कहा था कि इसका हमने इक्वेशन लिखा y1 इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए,
अब ये नेगेटिव एक्स टर्म जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेम साइन होना चाहिए, तो सेम साइन हो जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पर प्लस आए। यहाँ तक ठीक। चलिए अब मैंने कहा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू और वाई वन प्लस वाई टू करेंगे तो लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये कि y इक्वल टू 2a साइन के एक्स, वाई इक्वल टू 2a साइन के एक्स, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया, देखिए y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है, अब इसमें ये कुछ ऐसा इक्वेशन एसएचएम का है, कैसे पता चला आप देखें, y इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी ऐसा कुछ लिखते हैं, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है y इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करता है किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो यहां पर देखते हैं y नॉट क्या है, यहां एम्पलीट्यूड होता है, तो ये पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, सही है, ये पूरा क्या होगा, एक एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और ओमेगा टी का टर्म क्या है, ओमेगा टी का जो टर्म है वो ये दिखाता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सही है, यानी कि इट्स एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन नॉट ए वेव, ठीक है, क्योंकि केवल टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और ये पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। चलिए एम्पलीट्यूड जो आया है स्टूडेंट आर इक्वल टू 2a साइन के एक्स, कुछ खास है ये, इसमें क्या खास है कि टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, साइन, साइन तो ऑपरेटिव फंक्शन है, के तो कांस्टेंट होता है 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स चेंज होगा जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगा या इधर आएगा तो एक्स चेंज होगा, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टोटली डिपेंड्स ऑन पोजीशन, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टोटली डिपेंड्स ऑन एक्स, totally depends on position you can say, and bracket we will write x, करेक्ट, यानी कि इसे पोजीशन पर ही डिपेंडेंसी रहेगी। ओके, इतनी बात समझ में आई, लेकिन अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई है कि स्टेशनरी वेव है क्या, बनने पर होगा क्या। लेकिन अभी हमें यह पता चला कि जब भी दो वेव एक ही रास्ते पर सेम स्पीड से, सेम फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो स्टेशनरी वेव बनेगी, वो कैसी होगी वो हम देखेंगे, लेकिन उसका इक्वेशन ये कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमने देखा कि ये तो इक्वेशन जो आया हम कह रहे हैं वेव बनेगी, लेकिन ये वास्तव में किसका है, एसएचएम का है, ठीक है, एसएचएम का है, यानी कि जैसे हम वेव कह रहे थे वास्तव में वेव है ही नहीं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर भी इसे वेव कहते हैं, क्यों, उस पर भी हम आएंगे। अभी मैं कल आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा है, सारी चीजों पर मानने वाले। चलिए अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और उसी से सारी कहानी हम पता करेंगे। चलिए तो y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये पूरा है एम्पलीट्यूड, करेक्ट, ये पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड है। चलिए अगर ये पूरा एम्पलीट्यूड है, अब मैं क्या करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, एक ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, सही है, स्ट्रेट लाइन है ना, है। चलिए y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये अपना क्या है स्टूडेंट्स, बीच में फिर से ये वीडियो रिकॉर्डिंग खराब हो गया, फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है। देखिए हम यहां तक पहुंचे थे, y इक्वल टू 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये क्या आ गया था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग टाइम पर, क्योंकि एग्जैक्टली जो इक्वेशन है वो टाइम पे ही डिपेंड कर रहा है, इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हम अलग अलग टाइम पर इसके देखेंगे कि क्या क्या इसमें वेरिएशन आता है। तो लेट अस टेक t इक्वल टू 0 पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसमें वेरिएशन दिखा देता हूं कि y इक्वल टू 2a साइन के एक्स है, इसे ऐसा लिख दें, ओमेगा को लिख सकता हूं 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी, सही है जी हाँ, ऐसा बनाया जा सकता है। अब t इक्वल टू 0 पुट करो,
स्मॉल टी इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आएगा 2a sin kx cos 0, cos 0 1 होता है, 1 होता है तो ये कहानी बच गई। यानी कि y का जो ग्राफ होगा एट t इक्वल टू 0 पर वो कैसा होगा, t इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ है, ये वाला पहला ग्राफ। सीरीज बनाने वाले हैं ग्राफ की, दिख रहा ना ग्राफ, तो पिछली बार दिख नहीं रहा था मुझे, बाद में पता चला तो मैंने वापस किया ये सर, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर साइन जैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा कुछ साइन जैसा ग्राफ बना दिया, थोड़ा छोटा ही बना देते हैं ना, ठीक है। ये यहीं तक बना लो, आगे वैसे भी कुछ मतलब नहीं, इतना ठीक। चलिए अब इसमें t इक्वल टू 0 हो गया, अगला हम ग्राफ बनाएंगे t इक्वल टू t/4 पर, ठीक है। बस अलग अलग टाइम पीरियड लेंगे, उससे आपको पता चलेगा यस कि स्टेशनरी वेव क्या होता है, यू विल गेट द फील। चलिए अब t/4 पुट करना है, y इक्वल टू 2a sin kx cos 2π/t इंटू स्मॉल टी कितना t/4, t से t कटा, ये इससे कटा, π/2 cos π/2 कितना 0, तो ये 0, तो 0 इंटू समथिंग इट्स 0। यानी कि इस पूरे टाइम के लिए पूरा ग्राफ ही क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, और 0 कहाँ है, 0 यहाँ है, सही है, तो 0 यहाँ है। चलिए आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। ये फिर वाला आपको लिखते रहना है ना, मैं मिटाऊंगा, जगह नहीं है इसलिए मैं मिटाऊंगा विद्यार्थी, ठीक है नहीं। तो ये तो था t इक्वल टू t/4 पर। अगला हम लेते हैं t/2 पर, यानी कि मैं t/4 के इंटरवल से आगे बढ़ रहा हूँ, पहले 0 था फिर t/4, इसमें t/4 और ऐड कर दो, t/2 पर आ गया, ठीक है। नाउ एट t इक्वल टू t/2, बस 5 ही ग्राफ, ज्यादा नहीं। y इक्वल टू 2a sin kx cos 2π/t, स्मॉल t कितना t/2 कट गया, cos पाई कितना होता है -1, सही है। यानी कि ग्राफ साइन का ही आएगा, लेकिन माइनस इसलिए नेगेटिव नीचे से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव है ऊपर से, अब ये नीचे से। चलिए इसका एम्पलीट्यूड कितना 2a sin kx, लेकिन नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े सकते हैं। अब इसमें t/4 और ऐड कर देते हैं, देखते हैं अगला वाला टाइम क्या जाएगा। आई थिंक इट्स 3t/4 है ना, तो अगला टाइम हम लेते हैं 3t/4 और फिर अगला लेंगे t इक्वल टू कैपिटल T पर, ठीक है। तो स्मॉल t इज इक्वल टू 3t/4, क्या जाएगा y इक्वल टू 2a sin kx cos ऑफ 2π/t इंटू स्मॉल t कितना, स्मॉल t है भैया 3t/4, t से t कट गया, 2 2 जा 4 एंड 3π/2 cos 3π/2 कितना होता है, cos 3π/2, देखो cos का ग्राफ बना लो, 0 पर 90 पर 180 270, 270 मतलब 3π/2 0 होता है, कितना होता है 0, ये 0 होगा cos 3π/2, तो फिर से ग्राफ कैसा स्ट्रेट है कि नहीं, एकदम यही होगा, मतलब फिर से 0 ही रहने वाला है, ठीक। अब फाइनल t इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T पर, मतलब अलग अलग हम टाइम देख रहे हैं और कुछ नहीं किया विद्यार्थी, कुछ ज्यादा कोई हमने पहाड़ नहीं तोड़ा है, आसान सा काम क्या है। तो t इक्वल टू कैपिटल T पर 2a sin kx cos 2π/t स्मॉल t कैपिटल T, ये और cos 2π कितना 1 होता है, ये 1 है, फिर से कितना आ गया 2a sin kx, फिर से स्टार्टिंग वाला ही आ गया ग्राफ, स्टार्टिंग वाला आ गया, तो ये लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर ही बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, तो उसका कोई रोल है ही नहीं, ये थे। चलिए अब बना लो, इन सबका एम्पलीट्यूड सेम है,
केवल डायरेक्शन ऊपर नीचे। सही, ये ठीक से बनाना है स्केलिंग ताकि समझ में आए आपको। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं समझाऊंगा कि हाँ एग्जैक्टली स्टेशनरी वेव का मतलब क्या है। ये टाइमिंग मिटा दे रहा हूं, चलिए इधर लिख देता हूं, टाइम t इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड फाइनली t। करेक्ट। चलिए अब इसमें अगला स्टूडेंट ये करते हैं हम कि हमने देखा कि यहां एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड कितना 0 है। यहां पर जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 0 होगा। यहां पर भी वही पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड कितना 0। यहां पर भी एक पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड कितना 0। यहां वाले पार्टिकल का यहां वाले, यानी कि इस लाइन पर जो जो पार्टिकल है उन सबका एम्पलीट्यूड क्या है 0 है। उन सबका एम्पलीट्यूड क्या है 0 है। और जहां जहां पर एम्पलीट्यूड 0 हो उसे हम कहते हैं नोड्स। क्या कहेंगे नोड्स। यानी कि नोड्स वहां है जहां एम्पलीट्यूड क्या है 0 है। एम्पलीट्यूड इज 0, सीधी सी बात। यानी कि ये होगा नोड, ये भी होगा नोड, ये होगा नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, N4 नोड। तो सिंबल होगा इसका हम N यूज करेंगे। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट एक और आता है एंटी नोड्स। दूसरा पॉइंट एंटी नोड्स। इन शॉर्ट में से लिखूंगा AN। ये वो पॉइंट है या वो पार्टिकल है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो देखो एम्पलीट्यूड कहां कहां मैक्सिमम है, पहले वाले ग्राफ में देखते हैं, बाकी सब में देखेंगे। यहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इट्स ए एंटी नोड। यहां भी, तो ये भी क्या है एंटी नोड है, मतलब एंटी नोड यही है, केवल लिखा हो यहां पर। ठीक है ना। चलिए तो ये लीजिए एंटी नोड। ठीक है, ये एंटी नोड है जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। डायरेक्शन नेगेटिव है, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली है ना। चलिए तो ये होता है नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। ठीक। चलिए अब इसको तो मैं मिटा दे रहा हूं। नोड वो है जहां एम्पलीट्यूड 0 है, एंटी नोड वो है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। यहां पर देखिए इस पर, यहां पर हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है 0 है। सही है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है। और इसके ये वाला पार्टिकल पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। ये वाला पार्टिकल यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। और बाकी सभी जो पार्टिकल है वो भी क्या है 0। एवरी पार्टिकल इज हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, दैट इज द 0। चलिए अब ये वाला पार्टिकल अभी भी 0 पर ही है, ये वाला पार्टिकल अभी भी 0 पर, यहां भी 0 0 0। तो ये हो गया नोड 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 नोड। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सारे नोड है इसमें तो। ठीक है, ये भी नोड है, नोड हो गया। तो जहां एम्पलीट्यूड 0 है वो नोड है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड है। ठीक, अब ये फिर से क्या हो गया, ये नोड हो गया। अब इसमें सारे पार्टिकल क्या नोड है, लेकिन मैं इन पॉइंट को दिखा रहा हूं, इसका कुछ रीजन। ठीक है, ये सभी क्या है नोड है। यहां पर भी नोड, ये भी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये फिर से नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, एंड हियर वी गेट अगेन नोड। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, धीरे धीरे समझ में आएगी सारी बातें। अब इसमें क्या है कि एक चीज, पहला ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि वेव t इक्वल टू 0 पर ऐसी दिख रही थी, t इक्वल टू t/4 पर सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 हो गया। ठीक t इक्वल टू t/2 पर वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसा चला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहां पर जो स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है क्या इसका एम्पलीट्यूड कभी चेंज हुआ, नहीं हुआ, ये हमेशा ही क्या रहा 0। तो इसको तुमने डिफाइन कर दिया कि भाई जो भी पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है 0 रहता है,
वो क्या है? नोड है। जिसका मैक्सिमम होता है वो होता है एंटी नोड। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात ये भी पता चल गई कि जो स्टेशनरी वेव बनी थी उसका इक्वेशन वास्तव में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये वेव है ही नहीं, वेव है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको नाम दिया गया स्टेशनरी वेव, और वो भी स्टेशनरी ही क्यों दिया गया वो भी हम देखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इस पोर्शन को आप चेक कीजिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम चेक करते हैं। आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि पहली वाली कंडीशन में ये एम्पलीट्यूड ऊपर था, पहले ऊपर था, है ना, पहले ये पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव। ठीक है, ऊपर जीरो, नेगेटिव जीरो, ऊपर। ठीक है, यानी कि पहले देखो फर्स्ट वाले पोर्शन की बात करते हैं, पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आकर के जीरो हो गया। ठीक है, फिर ये नीचे गया, फिर जीरो हो गया, और फिर वापस ऊपर चला गया। देखो पॉजिटिव, जीरो, फिर नीचे चला गया, फिर जीरो हो गया, फिर ऊपर चला गया। यानी कि यहां पर जो एनर्जी है इस रीजन में, ठीक है, पॉइंट 1 और 2 के बीच का जो रीजन है, क्या वो आगे ट्रांसफर हो रहा है क्या, इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है। कैसे? देखें कि सिंपली जो स्ट्रिंग होती है उससे हम यहां से अगर क्या करते हैं, कुछ डिस्टरबेंस देते हैं तो डिस्टरबेंस आ जाता है। अब उसके बाद स्ट्रिंग का हर एक आगे का पार्टिकल क्या करेगा, उस डिस्टरबेंस को कैरी करेगा, है ना, मतलब डिस्टरबेंस से क्या देगा, कुछ ना कुछ जंप देगा, एम्पलीट्यूड देगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या था कि जो वेव का एनर्जी है वो केवल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कि वो ऑसिलेशन कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। दैट इज कन्फाइंड टू इट्स, दैट इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन, है ना। इस एनर्जी, इस वेव का जो एनर्जी है ये आगे नहीं जा रहा। कैसे पता चला? अगर आगे जाता तो ये भी तो ऊपर उठता, कभी ये ऊपर उठा ही नहीं। ये जन्म जन्म के लिए हमेशा कहा रहा, जीरो ही रहा, यहाँ भी जीरो जीरो जीरो, किसी भी समय देखिए हमेशा जीरो रहा। मतलब यहाँ पर वेव की एनर्जी कभी पहुंची नहीं, वेव यहीं पर थी और यहीं रह गई, इसलिए वो क्या हो गई, स्टेशनरी हो गई, कहीं आगे गई नहीं। मतलब वेव क्या है, स्टेशनरी होगी, इसलिए उसको नाम दिया गया स्टेशनरी। और ऐसा लगता है कि वो क्या है, वेव हमेशा स्टैंडिंग है अपनी जगह पर, इसलिए उसका नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव्स भी है। ठीक ना, इतना क्लियर हुआ? वापस समझाएं, वापस समझाते हैं स्टेशनरी क्यों कहते हैं। वास्तव में स्ट्रिंग में जो हम वेव जनरेट करते हैं ऐसे, वो हर एक स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल को ऊपर उठाएगी कभी ना कभी। यहां ऐसा नहीं है, यहां जो वेव जनरेट हुई थी वो अपनी ही जगह ही है, अपनी ही जगह मतलब पहले ही ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे गई, फिर वापस, आगे नहीं बढ़ रही, वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दैट मीन्स द एनर्जी इज कन्फाइंड टू इट्स पर्टिकुलर रीजन, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में ही ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकती है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती। और आगे नहीं बढ़ रही मतलब एक ही जगह है, स्टेशनरी है, इसलिए उसको नाम दिया गया है स्टेशनरी वेव्स। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए ऐसा आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मॉडल्स में भी कि इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो स्टेशनरी वेव्स का ऐसा कुछ जनरेशन होता है, आपने देखा होगा, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ। तो देखो इसका एक दूसरा ग्राफ बनाया, एनर्जी इज कन्फाइंड टू इट्स प्लेस। क्या यहां पर जो पॉइंट है वो कभी एम्पलीट्यूड लेगा? क्या नहीं, वो हमेशा जीरो ही रहेगा। तो वो आप एटॉमिक मॉडल वगैरह में भी पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव का रोल, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए अब ये सारी घटना मिटा रहा हूं, अब हम आगे की चर्चा करते हैं। तो पहली वेव जो आई थी वो कुछ ऐसी दिखाई दी थी। ठीक है, ठीक है, ऐसा था, एम्पलीट्यूड सेम है, मान के चलना। ये नोड है, ये नोड है, और ये भी नोड, ये भी नोड। जहां जीरो वो नोड है, जहां जीरो नहीं है यानी कि मैक्सिमम है वो एंटी नोड है। तो ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये भी एंटी नोड। इसका एंटी नोड मैं यहां लिख दे रहा हूं, केवल एंटी नोड है यहीं पर। ठीक है ना, चलिए एक जो पूरी वेव होती है, एक कंप्लीट साइकिल साइन वेव,
उसका वेवलेंथ कितना होता है, लेमडा। यानी इस पूरी वेव का वेवलेंथ कितना है, लेमडा। तो मुझे बताओ आधी जो वेव है ये वाली कितना लेंथ होगा इसका, लेमडा बाय 2। यानी कि किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेमडा बाय 2 ऑलवेज। आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए, ठीक है। सो पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव और एडजेसेंट कॉन्सेक्यूटिव नोड्स इज लेमडा बाय, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का कंटिन्यूस जो आ रहे हैं, है ना, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज बी लेमडा बाय 2। और किन्हीं भी दो एडजेसेंट या कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, लेमडा बाय 2 ही होगा। जितना डिस्टेंस पर दो नोड है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या है, दो एंटी नोड भी है। कैसे समझा है, चलिए देखिए एंटी नोड वाला समझाता हूं। ये पता चला कि ये लेमडा बाय 2 है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये लेमडा बाय 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 4। ये भी कितना हो गया, लेमडा बाय 4। ये दोनों मिला के कितना हो गया, लेमडा बाय 2। सो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स, टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स इज लेमडा बाय 2। कमाल हो गया। तो किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लेमडा बाय 2 होता है, किन्हीं भी दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, लेमडा बाय 2 ही होता है। ये हर जगह वैलिड है, रट लेना है, छाप लेना दिमाग में, ठीक है। अब अगर ये पूछ ले कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, ठीक है, तो किसी भी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है वो भी चेक कर लेते। ये है एंटी नोड, ये है नोड, तो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस यही है। पता करते हैं कितना, पूरा लेंथ कितना है नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, लेमडा बाय 2। तो आधा कितना हो जाएगा, लेमडा बाय 4। सही है। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाय 4। इन्हीं तीन पॉइंट पर न्यूमेरिकल बनेंगे स्टेशनरी वेव के, छाप लेना दिमाग में ठीक से, ठीक है। तो इतना लिखिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। उम्मीद है कुछ कुछ आइडिया मिला होगा आपको। तो किन्हीं भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस भी लेमडा बाय 2, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 4। चलिए अब सवाल कैसे घूम के आएगा वो भी देखिए। y इक्वल टू 2a sin k x cos ओमेगा t, ठीक। अब इसमें कहा जाए कि बताओ एंटी नोड कहां कहां होगा, इसमें बताओ एंटी नोड कहां कहां होगा, सीधा ये पूछा, ठीक है। अब एंटी नोड्स ये तो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एंटी नोड्स वहां होता है जहां एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो। अब इसमें एम्पलीट्यूड कौन है, ये है, इसे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो 2a तो 2a ही रहने वाला है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन x का। अब साइन x होता तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता, +1 -1, जीरो से बीच में +1 मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता 1। सही है ना, सही है। चलिए, और वो 1 कहां मिलता, वो मिलता कहां पर मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलता π/2 पर। सही है, कहां कहां पर मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, ये हमें मिलेगा π/2 पर, फिर 3π/2 पर, फिर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, यानी कि इट्स n π और व्हाट इट्स 2n+1 π/2। समझे क्यों, क्योंकि n इक्वल टू 0 पर, चलिए नीट वालों को दिक्कत होगी, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। साइन के एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा यानी कि के एक्स,
इसकी वैल्यू होगी स्टूडेंट, देखिए साइन का ग्राफ बनाया, +1 वैल्यू कब होती है 90 पर, यानी कि पहली जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 90 पर, फिर 270 पर, है ना, सही है, फिर 450 पर। अब उसको मैंने ऐसे नहीं लिख करके ऐसा लिख दिया, π/2, 3π/2, 5π/2, कोई दिक्कत? इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत? कैसे पता चलेगा क्या है? n इक्वल टू 0 पुट करो, n इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 0, 1 π/2, पहला आ गया n इक्वल टू 0 पर, n इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा? 3π/2, यानी कि वही चीज है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, कहां पर? जहां पर kx का वैल्यू क्या हो, 2n+1 π/2। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल हैंडल करने में ये बता रहा था, ठीक है, लिख लीजिए, इससे काम आएगी चीजें, न्यूमेरिकल करवाएंगे तब। तो मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड ट्रेवलिंग वेव। ये डिफरेंस लिखना काफी इंपॉर्टेंट था स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने, और इसे समझाऊंगा मैं 1 बाय 1, ठीक है। तो इन्हें एक बार लिख लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, या फिर जैसा भी आप करें। चलिए अब मैं समझा रहा हूँ 1 बाय 1। हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव और ट्रेवलिंग वेव के बीच में, ठीक है। तो ये बाउंड्री लाइन, स्टैंडिंग वेव में क्या था या ट्रेवलिंग वेव में क्या था देखते हैं। ट्रेवलिंग वेव कुछ ऐसा था कि एक स्ट्रिंग हमने कनेक्ट कर दिया था और यहां से एक डिस्टरबेंस दे रहे थे और एक वेव जनरेट हो रही थी, वो सीधा आगे चली जा रही थी, ठीक। अब जाते वक्त हम देखते हैं कि उससे वो हर एक पार्टिकल को डिस्टरबेंस देती है, हर एक पार्टिकल को डिस्टरबेंस देती है। ऐसा कोई पार्टिकल रह ही नहीं पाता जिसको डिस्टरबेंस नहीं मिलता। तो ये तो हुई ट्रेवलिंग वेव की बात। लेकिन स्टेशनरी वेव में हमने देखा कि किसी भी टाइम पर आप देखेंगे कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो हमेशा एम्पलीट्यूड क्या रखते हैं, 0 ही रखते हैं। उनको हमने क्या कहा था, नोड्स कहा था, ठीक है, जिनका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। फिर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4 पर हमने देखा, ये तो t इक्वल टू 0 पर था, t/4 पर सबका एम्पलीट्यूड 0 था। फिर आगे एम्पलीट्यूड ऐसा हो गया था, तब भी ये नोड 0 पर ही रहा, सही। यानी कि इसमें हर एक पार्टिकल को सेम डिस्टरबेंस नहीं मिल पाता है, जो डिस्टरबेंस है, जो एनर्जी है, दैट इज कन्फाइंड। तो पॉइंट नंबर 1, इन ए ट्रेवलिंग वेव द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन ए रीजन प्रोपेगेट्स विद डिफाइनाइट वेलोसिटी। तो ट्रेवलिंग वेव में डिस्टरबेंस एक डिफाइनाइट वेलोसिटी से चलता है, बट इन स्टैंडिंग वेव इट इज कन्फाइंड टू द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। जहां पर वो वेव प्रोड्यूस हुई है या फिर जहां पर वो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ है वो वहीं पर रह जाता है, केवल ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे खजूर का जो पेड़ है उसका कोई फायदा ही नहीं है, नहीं है फायदा। अब आप रिलेट करना कि कैसे क्यों कहा मैंने ऐसा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 मिटा दें इससे, डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक से दिमाग में छाप लेना, कंफर्म समझो स्टेट बोर्ड के लिए। इन ए स्टैंडिंग वेव द पार्टिकल एट नोड्स ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट। हमने देखा स्टैंडिंग वेव के अंदर जो वेव बनती थी, नोड्स वो है जो हमेशा अनंत काल के लिए रेस्ट में चला गया, कभी नहीं हिलने वाला, ठीक है, कुंभकर्ण की तरह कभी ना जगने वाला। चलिए तो ये हमेशा फिक्स है, नोड हमेशा रेस्ट में ही रहेगा स्टैंडिंग वेव में। क्या ऐसा कोई पार्टिकल ट्रेवलिंग वेव में है जो हमेशा अनंत काल के लिए रेस्ट में रहे? नहीं। ट्रेवलिंग वेव ये है, यहां से आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, ये डिस्टर्बेंस हर एक पार्टिकल को मिलना ही मिलना है, तो ऐसा कोई पार्टिकल होगा ही नहीं जो हमेशा रेस्ट में रहे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये भी हो गया, ओके। जब मैं एग्जांपल बता रहा हूं तो ये भी आपको नीचे लिख लेना है ताकि आप जब रिवाइज करें चीजों को तो आपको समझ में आए। जब कुछ लोग तो पहले लिख चुके, पहले जो लिख चुके हैं, छोटा सा डायग्राम बना लो, ब्रैकेट में है कि नहीं कहीं पर भी। इन ए स्टैंडिंग वेव ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन टुगेदर, जबकि ट्रेवलिंग वेव में क्या है, देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर एट मीन पोजीशन टुगेदर। क्या है देखिए, स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर ग्राफ ऐसा, t इक्वल टू t पर ग्राफ ऐसा, t इक्वल टू t/4 पर था ऐसा, है ना, t इक्वल टू t/2 पर ग्राफ ऐसा, फिर ग्राफ ऐसा, फिर ग्राफ ऐसा जो भी आया था,
ठीक है, ये पॉजिटिव। तो हमने देखा कि इन ए स्टैंडिंग वेव ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन। ये सारे पार्टिकल जो थे यहां है, यहां है, यहां है। अभी अगले टाइम पर सभी कहां आ गए? ठीक है, अगले टाइम पर, अगले इंस्टेंट पर ये सभी पार्टिकल नीचे की तरफ आ गए, यानी कि सभी पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन के ऊपर या नीचे रहते हैं। ठीक है ना, जबकि ट्रेवलिंग वेव में ऐसा नहीं कभी भी, है ना। इन ट्रेवलिंग वेव देयर इज नो इंस्टेंट व्हेन ऑल द पार्टिकल आर एट मीन पोजीशन। कोई एक या दो पार्टिकल, एक पार्टिकल होता है कि नहीं, जैसा कि हमने देखा है। तो कोई एक पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा पर्टिकुलर किस टाइम पर, फिर आगे ये मिलेगा, है ना। तो सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर नहीं हो सकते ट्रेवलिंग वेव में। ठीक है, चलिए अगला। इन ए ट्रेवलिंग वेव द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जबकि स्टैंडिंग वेव में एक ही जगह एनर्जी पड़ी रह जाती है, कहीं आ जा नहीं सकती। क्या करे इस एनर्जी का जो काम ही ना आए? देखिए कैसे ट्रेवलिंग वेव के अंदर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, हमने देखा है कि नहीं। ये एनर्जी यानी कि डिस्टेंस जा रहा है एक रीजन से दूसरी रीजन यूजिंग द बल्क मटेरियल मीडियम। मीडियम है मटेरियल मीडियम, ठीक है। चलिए स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा था कि जो एनर्जी है वेव ऐसी थी किसी टाइम पर, अगले ही टाइम पर वो जीरो रह गई, फिर अगले टाइम पर ये उल्टा हो गया। तो देखो इस वाले रीजन की मैं बात करता हूं, ये पहले एनर्जी पॉजिटिव डिस्टर्बेंस दी थी, फिर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। क्या आगे बढ़ पाए? नहीं। इसका जीवन भी यही है, इसका खत्म होना भी यहीं पर है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब एक ही जगह फिक्स है उसका रहना, तो वो क्या है? स्टेशनरी वेव है। उम्मीद है स्टेशनरी वेव के काफी कुछ पॉइंट्स क्लियर पे हैं। अब एक को दो न्यूमेरिकल करवा देते हैं, लिख लीजिए। सवाल लिखा हुआ है देखिए, स्टैंडिंग वेव का ही है। ए स्टैंडिंग वेव इज सेट अप इन ए मीडियम, इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, किसी मीडियम हमने स्टैंडिंग वेव सेटअप किया, उसका इक्वेशन ये है। ठीक है, y इक्वल टू टू क्या है? 4 है ये तो। y इक्वल टू 4 cos पाई बाय 3x साइन 40 पाई t। ठीक है, चलिए x और y सेंटीमीटर में है, टाइम t सेकंड में है। तो इसने कहा है कि आगे ये घटना ऐसी हो तो बताइए आगे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं आप। मिटा देते हैं। Then find the amplitude and the velocity of the two component waves। सवाल ही समझ लेते हैं पहले, है ना। तो होता ये स्टूडेंट कि जो स्टेशनरी वेव है, जो स्टेशनरी वेव है कब बनती है? जब दो वेव सेम एम्पलीट्यूड की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही रास्ते पर सेम स्पीड से चले और सेम एम्पलीट्यूड हो। तो इसका मैंने एक माना था इक्वेशन y1 a sin kx माइनस ओमेगा t माना था, क्योंकि ये पॉजिटिव x डैश में जा रहा था। और इसका मैंने माना y2 इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t। ठीक है, ऐसा मैंने माना था। अब इसमें उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो वेव जब मिलेगी तो सुपरपोजिशन की वजह से y इक्वल टू क्या आएगा? y1 प्लस y2 आएगा। करेक्ट, सही है। y इक्वल टू y1 प्लस y2 आएगा और फिर y1 प्लस y2 करने से फाइनली अपने पास y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t ऐसा आता है। यानी कि स्टैंडिंग वेव जो होता है वो दो अलग अलग वेव के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। तो वो क्या है? दे आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टैंडिंग वेव। यही क्या है? दो कंपोनेंट है। देखिए इसका जो स्पीड है v, वही उसका स्पीड है। कॉम्बिनेशन में जो आएगा वो भी उसका स्पीड भी क्या रहेगा? v ही रहेगा। समझ रहे ना बात को? यानी कि स्पीड सेम ही रहेगा। जो स्टैंडिंग वेव का स्पीड है वही टू कंपोनेंट का भी स्पीड वही रहेगा, क्योंकि हमने चेंज किया क्या? कुछ नहीं किया ना, स्पीड सेम ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत रखना। चलिए, तो स्टैंडिंग इक्वेशन अपने अकॉर्डिंग ये था, इसने क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए 2a की जगह तो 2a रहने वाला है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ये तो कहीं नहीं जा रहा। अब यहां पर साइन के एक्स, एक्स वाले टर्म के साथ अपने लिए साइन है, वहां क्या दिया? कोस, तो ये लिख देंगे कोस के एक्स।
जो क्वेश्चन में दिया वैसा लिख दे रहे। कॉस अपने लिए है, वहां क्या दिया है, साइन। तो ऐसा कुछ दिया है, जैसा इक्वेशन में दिया था, जैसा क्वेश्चन में दिया ना, वैसा मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी वेव है जिनके कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड वेव बन रही है, उसमें दिया ऐसा है, तो हमने कहा भी ऐसी स्टैंडर्ड होगी, उसकी स्टैंडर्ड वेव होगी। चलिए नाउ कंपेयर, 4 की जगह क्या है, 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एम्पलीट्यूड, पहली घटना हम कर चुके हैं। वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ओके, k का वैल्यू कितना, देखिए x के साथ जो है वो क्या है, k है, और t के साथ जो है वो क्या है, ओमेगा है, यानी कि k इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड ओमेगा इक्वल टू 40 पाई। यूनिट वगैरह आप देख लेना, ठीक है। k इक्वल टू ओमेगा बाय v होता है, डेट थिंग वी नो। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाय k, सही है, v इक्वल टू ओमेगा बाय k। ओमेगा कितना है, ओमेगा है 40 पाई, और k कितना, पाई बाय 3, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट, जी हाँ, करेक्ट आंसर एकदम। चलिए लिख लीजिए, इसे सेकंड वाला करते हैं। अगला है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, सेकंड। जल्दी बताओ, मैंने याद करवाया था थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टू एडजेसेंट नोड्स, ये होती है भैया लेमडा बाय 2। अरे किन्हीं भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 2, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाय 2, नोड और एंटी नोड के बीच का लेमडा बाय 4। चलिए अब लेमडा चाहिए होगा, लेमडा चाहिए तो निकाल देते हैं। k इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा, है ना। k इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा, और k का वैल्यू कितना, पाई बाय 3, सही, पाई से पाई कट गया, कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 2 बाय 3। पुट कर दो, 1 बाय 3। करेक्ट है, गलत है क्या, सही है, सही लग रहा है। अच्छा मैंने गलत लिख दिया है, 2 इंटू 3 अरे 6 आ गया ना सीधा सा, लेमडा इक्वल टू 6। तो ये लेमडा बाय 2 था, 6 बाय 2, ये 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन का तो क्या कहना है कि नहीं। थर्ड करते हैं, तीसरा है द वेलोसिटी ऑफ ए मीडियम पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 एंड टाइम t इक्वल टू, यानी कि इतने x और t पर, x और t की जब वैल्यू ये हो, तो बताओ मीडियम जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दैट मींस दे व्हाट दे वांट टू आस्क, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या पूछ रहे हैं वो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी कि y इक्वल टू 4 cos पाई बाय 3x एंड साइन 40 पाई t। क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देन ओनली वी कैन गेट द वेलोसिटी। लेकिन y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t बोथ, क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दैट वी हैव डन इन वेव मोशन मेनी अ टाइम्स। चलिए तो ये आ जाएगा डेल y ओवर डेल t, इसी को क्या कहूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहूंगा, ठीक है। ये तो 4 तो 4 रहेगा ही, x को कांस्टेंट मान लेना है, कांस्टेंट मान लिया। साइन का डिफरेंशिएट cos होता है, और t का t के रेशो 1 हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, कितना, 40 पाई मल्टीप्लाइड बाय 40 पाई आ जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई, कांस्टेंट 4 इंटू 40 पाई मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया, 160 पाई। और ये आ गया cos 40 पाई t। अब इसने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आपको निकालना था, कब निकालना था, एट x इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 1 बाई 8 सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 बाई 8। पुट कर दो, बस सोल्व कर लो, है ना, पुट कर दे, कर देते। 160 पाई cos पाई बाय 3, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 3 है, cos 40 पाई t कितना, 1 बाई 8, 3 से 3 कैंसिल, 8 5 जा 40, कितना आ जाएगा देखें जरा, cos पाई और cos 5 पाई,
कर पाओगे? cos पाई -1 होता है, cos 5 पाई कितना होता है देख लेना क्वाड्रेंट में, सोल्व करके आंसर बता देना इच्छा हो तो, है ना? नहीं हो तो सोल्व करके नोटबुक में जरूर लिख लेना, ठीक है? अगला सवाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल लिख लीजिए, तैयार हो जाइए, अंतिम है आज का। टू ट्रेवलिंग वेव्स, दो वेव है, ऑफ द इक्वल एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रिंग, तो क्या करेगी? स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेगी। दे इंटरफेयर टू प्रोड्यूस ए स्टैंडिंग वेव हैविंग द इक्वेशन, यहाँ लिखा, उसका इक्वेशन ये दिया है, y इक्वल टू a cos kx sin ओमेगा t, इन विच a इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, k इक्वल टू इतना, ओमेगा इक्वल टू इतना, यूनिट वगैरह देख लें, ठीक है? तो पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट ट्रेवलिंग वेव, ठीक है? यानी कि दो वेव, दो कंपोनेंट जो चल रहे थे, उनका इक्वेशन, उनका जो वेव का वेलोसिटी है वो क्या होगा, ठीक है? चलिए तो हम फाइंड आउट करते हैं इसको। वही है पहला सवाल, तो पहले जैसा ही है, जैसा अभी किया था। k इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाय v होता है, एंड v इक्वल टू व्हाट? ओमेगा बाय k। ओमेगा कितना है? 78.5 है, और k कितना है? 1.57 है। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आता है देख लेते हैं। ये आपका आंसर आता है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? चलिए सेकंड पर हम बात करते हैं। फाइंड द नोड्स क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन इन द रीजन x ग्रेटर देन 0। सिंपल सा कंसेप्ट है। नोड कहाँ होता है? जहां एम्पलीट्यूड 0 होता है, बस यही बात हमें दिमाग में रखनी है। जहां एम्पलीट्यूड 0 है, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है, पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज 0। अब ये जो इक्वेशन दी है, ये पूरा क्या है? एम्पलीट्यूड है। y इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो एम्पलीट्यूड इज a cos k x, ठीक? अब ये 0 कहां हो सकता है? ये डिपेंड करेगा किस पर? cos k x की वैल्यू पर। अब cos वैल्यू, cos जो थीटा है ना, cos का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। अभी 0 कहां कहां है? 90 पर, 180 पर, है ना? ऐसा होगा। यानी कि cos 0 है जहां जहां पर थीटा की वैल्यू, यानी थीटा ये के एक्स, cos के साथ जो भी वो थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 हो, 180, 180, ये सब वैल्यू होगी, तो वो क्या देगा? 0 वैल्यू देगा। यानी कि एम्पलीट्यूड इज 0 वेर के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, है ना? पहला कहां मिलेगा? पहला नोड कहां मिलेगा भाई? पहला नोड मिलेगा हमें, देख लो कि ग्राफ बना के देख लीजिए, पहला नोड कहां मिल रहा है? पाई बाय 2 पर, है ना? तो उसने वही पूछा, फाइंड द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन के क्लोजेस्ट में कौन है? यही है, लेकिन वो x ग्रेटर देन 0 पर होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 पर ही है। चलिए, तो पहला आपको नोड मिलेगा पाई बाय 2 पर, दैट इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन एंड रीजन इज x ग्रेटर देन 0। x बड़ा भी है 0 से, 0 तो यहाँ है, 0 से बड़ा मतलब इधर, है ना? अब हमें क्या करना है? फाइंड द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो नोड हमने फाइंड कर लिया कि x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है ना? तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्या करना है? हो गया, बस आपका पोजीशन हो गया। x इक्वल टू पाई अपॉन 2 के पोजीशन में बताना था कहां पर है, और k का वैल्यू कितना? 1.57, तो k का वैल्यू हो गया 1.57। चाहो तो सोल्व कर लो। पाई को क्या लिख दें? 3.14 अपॉन 2 इंटू 1.57, ये ऐसे कट जाएगा। यस, करके देख लो। 1.57 इंटू 2 कितना आएगा? 1 3, ये से कट जाएगा 2 टाइम्स, है कि नहीं? 2 2 1, यानी कि x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पहला नोड मिलेगा ग्रेटर देन 0 पर, समझे? फाइंड द एंटी नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो एंटी नोड कहां होता है? जहां 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 पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। ये मिटा दें, ये मिटा दे रहा हूं, मतलब x की वैल्यू में फाइंड करनी है। अब हम एंटी नोड के लिए बात करेंगे, सेम ही बात। एंटी नोड, एंटी नोड कहां होगा? जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है जहां एंटी नोड है वहां, है कि नहीं? चलिए, तो एम्पलीट्यूड क्या है? a cos k x। a तो a ही रहने वाला है। ये मैग्नीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड जो होगा 1 होगा,
तो ये मैक्सिमम होगा, सिंपल, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो तभी ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही है। लेकिन ये मैक्सिमम कहां कहां है, उसके लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये मैक्सिमम +1 कहां कहां मिलता है, एक तो 0 पर मिलता है, फिर मिलता है ये अपने को पाई पर, से ना, अरे एम्पलीट्यूड तो 1 ही होगा ना, डायरेक्शन नीचे है तो क्या, ठीक है। एंटी नोड यही तो होगा, ये एंटी नोड जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ये एंटी नोड। वैसे पहला एंटी नोड हमें मिलेगा कहां पर, 0 पर, लेकिन हमें x ग्रेटर देन 0 पर देखना है, तो ये नहीं ले सकते ग्रेटर देन 0 पर, यानी इसके बाद दूसरा एंटी नोड कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, इसलिए cos kx मस्ट बी इक्वल टू पाई। ठीक है, तो cos kx इक्वल टू 1 रखना था, kx इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, यानी कि 2 पाई बाय लेमडा, लेमडा भी क्यों, डायरेक्ट वैल्यू पता है ना, पाई अपॉन के। सही है, k का वैल्यू कितना 1.57, ये से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि पहला नोड 2 सेंटीमीटर पर है, पहला एंटी नोड x ग्रेटर देन 0 के लिए 2 सेंटीमीटर, सॉरी पहला नोड हो गया 1 सेंटीमीटर पर, नोड आएगा 1 सेंटीमीटर, एंटी नोड आएगा 2 पर, है ना, तो यहाँ एंटी नोड होगा, यहाँ नोड होगा, ऐसा। ठीक, लास्ट, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड यही तो है, a cos kx। अब इसने कहा है कि x कितना होना चाहिए 2.33, और a का वैल्यू पहले से पता है 1 मिलीमीटर, इंटू cos k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू दिया है भैया 1.57, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना है, ये रहा 2.33। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी इसके आगे सोल्व करना, और हो सके तो आंसर जरूर बताइए, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप बताएंगे आंसर, फिर भी एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट तो जरूर बता ही देंगे। चलिए, अब इसके बाद स्टेशनरी वेव का पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आप स्टेशनरी वेव के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो लगा सकते हैं, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक पूछिए, आप कैसा भी डाउट, किसी तरह का भी न्यूमेरिकल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जा सकता है, और आगे हम पढ़ेंगे इसमें अलग अलग जो टाइप के वाइब्रेशन होंगे वो पढ़ेंगे, तब तक के लिए मजे कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।